वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स क्या होता है, क्यों किसी फोर्स को दो कंपोनेंट में बांटने की आवश्यकता होती है और किन किन सिचुएशन पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिजिक्स पढ़ने के दौरान बच्चों बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पर हमें किसी ऑब्जेक्ट को दो कंपोनेंट में बांटने की आवश्यकता होती है और तभी हम पजल हो जाते हैं कि आखिर ये कंपोनेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है और कैसे इसे एक्वायर किया जाता है। क्योंकि फिजिक्स में मेनली फोर्स को ही दो कंपोनेंट बांटने के लिए कहा जाता है, तो हम लोग एग्जाम्पल फोर्स का लेंगे और उसी के थ्रू ये जानेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को दो कंपोनेंट में कैसे बांटते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक पत्थर को, मान लीजिए आप ही हैं, एक पत्थर को इस ढंग से फोर्स F से आप फेंकते हो और वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो फिजिक्स के नियम के अनुसार आपने जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है उसमें पढ़ा है फोर्स का डिफिनेशन कि जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी में चेंजेस होता है। तो उसी डिफिनेशन के अनुसार अगर आपने पत्थर को इस फोर्स से फेंका तो उस पत्थर को कंटिन्यूसली वैसे ही मूव करना चाहिए था, लेकिन आप जब देखोगे तो ये पत्थर इस ढंग से मूव करते हुए यहाँ पर गिर जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि पत्थर पहले ओ पर था और अब ए पर आ गया और इस ढंग से ये हॉरिजॉन्टल मोशन को एक्वायर किया, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो एक्वायर किया और इस दौरान ये इस हाइट को भी एक्वायर किया, यानी वर्टिकल मोशन भी हुआ। लेकिन आपने सिर्फ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और रूल से आपको पता है अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लगना चाहिए था और वर्टिकली हाइट भी एक्वायर किया तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ एक ही फोर्स लगाया है। तो उसी रूल को कॉम्प्लाई करने के लिए यह फोर्स अपने आप को दो पार्ट में बांट लेता है, यानी जस्ट लाइक कि आप दो दोस्त किसी काम को करने के लिए चालू किए और चूंकि वो काम काफ़ी बड़ा है तो आप लोगों ने पार्ट बांट लिया कि चलो ये काम तुम कर लो, दूसरा काम मैं कर लूँगा। ठीक इसी ढंग से ये फोर्स जो है अपने आप को दो कंपोनेंट बांटता है। इसको समझने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। सपोज करते हैं कि ये लाइन जो है वो फोर्स F को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग यहाँ पर इसको P मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि ये OP जो है वो F को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये एंगल थीटा होगा, इसको Q मान लीजिए। तो आप इस ट्राइंगल में PQO में साइन थीटा निकाल लीजिए। तो साइन थीटा निकालिएगा तो वो हो जाएगा PQ बाय OP और उसी ढंग से अगर आप कॉस थीटा निकालिएगा तो वो हो जाएगा OQ बाय OP। राइट बच्चों, अब यहाँ पर साइन थीटा रहने दो और PQ को भी रहने दो और OP का वैल्यू जो यहाँ पर दिया हुआ है F वो पुटअप कर दो। उसी ढंग से कॉस थीटा OQ रहने दो और इसका वैल्यू F पुटअप कर दो। तो यहाँ पर से जो PQ आएगा वो हो जाएगा F साइन थीटा और यहाँ से जो वो OQ आएगा वो हो जाएगा F कॉस थीटा। राइट, तो यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों, जो OQ है यानी यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है वो F कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ तक का जो है वो F साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन होगा। तो जितना बड़ा PQ है उतना ही बड़ा OR भी होगा, इसका मतलब ये F साइन थीटा इतना ही बड़ा होगा। राइट, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये जो F है इस डायरेक्शन में उसका वैल्यू F कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में उसका F साइन थीटा है। यही चीज़ है जो फोर्स अपने को दो कंपोनेंट, इसी जो दो भाग में बांटना है उसी को बोलते हैं कंपोनेंट बांटना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है, अमूमन फिजिक्स में आप फोर्स को ही इनकाउंटर करते हो। तो यहाँ से आपको याद कैसे रखना है पहले समझो, वापस बोल रहा हूँ। ये फोर्स अगर किसी भी डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाएगा तो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट F कॉस थीटा होगा और दूसरे डायरेक्शन में F साइन थीटा होगा। और ये फोर्स किधर ज़्यादा होगा किधर कम होगा इस बात पर डिपेंड करता है कितना एंगल बना हुआ है। राइट बच्चों, इसका मतलब है अगर आगे से आपको कंपोनेंट में बांटना हो तो आपको इतना फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। आप सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट को लिए हो इस ढंग से, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है F ही मान लो, और आप इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए हो तो इसी डायरेक्शन में आपका जो फोर्स होगा वो F कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर देखने वाली क्या बात है
कि जो फोर्स है उसका दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होता है, दोनों एक साइड में नहीं होता है। तो आपको ये पता चल गया कि इस फोर्स के एक साइड में है एक कंपोनेंट, तो ठीक इस पर परपेंडिकुलर होगा दूसरा कंपोनेंट, और जिधर थीटा बनाएगा उधर ही एफ कॉस थीटा होगा और दूसरे डायरेक्शन में वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि थीटा किसके साथ है, रिजल्ट सेम आएगा। मैं करके ही बता देता हूं बच्चों। अगर ये थीटा यहां नहीं हो करके अगर यहां होता तो इसको फाई मान लेते, थोड़ा देर के लिए फाई होता, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता कॉस फाई और इस डायरेक्शन में होता साइन फाई। अब खुद देख लो, अगर थीटा 30 डिग्री हो तो फाई 60 डिग्री हो जाएगा, राइट बच्चों। अब यहाँ वैल्यू पुटअप करके देख लो, एफ कॉस 30 डिग्री यानी एफ इंटू √3/2, राइट। और यहाँ पर अगर फाई होता तो यह साइन 60 डिग्री होता यानी एफ इंटू √3/2। इस ढंग से आपको क्या पता चला, एंगल आप कुछ भी मानोगे, अगर कंपोनेंट में बांटोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। बस आपको याद रखना इतना है कि किसी को भी कंपोनेंट बांटना हो, जिस डायरेक्शन में उसका फर्स्ट कंपोनेंट चाहिए जिसके साथ वो थीटा बनाता है, तो आप वह क्वांटिटी इंटू कॉस थीटा, जैसे अगर क्वांटिटी एफ है, जैसे मैग्नीट्यूड एफ है और आप इस डायरेक्शन में चाहते हो तो इस डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाएगा उसका कंपोनेंट इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होगा। इस ढंग से आपने कंपोनेंट में बांटना सीख लिया और आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका मतलब है हमारे एग्जाम्पल में जो ये एफ था उधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एफ कॉस थीटा ही था जिसने हॉरिजॉन्टल मोशन कराया और एफ साइन थीटा ही था जिसने वर्टिकल मोशन करवाया, राइट। अब हम लोग समझते हैं बच्चों के फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने वाले सारे फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ताकि हम लोग डिसाइड कर सके कि किधर रिजल्टेंट फोर्स है और किधर मूवमेंट होगा। चलिए कुछ डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसे फ्री बॉडी डायग्राम की सहायता से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन है, इफ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट द ब्लॉक प्लेस ऑन इट विल नॉट स्लिप ऑन द प्लेन। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं हम लोग, राइट बच्चों। उसके बाद बोला गया कि एक ब्लॉक जो है इसके ऊपर रख दो, तो रख देते हैं, उसका मास m मान लेते हैं। और पूछा गया है कि कितने बड़े एंगल थीटा के लिए यह नीचे नहीं आएगा, यानी स्लिप नहीं करेगा। तो क्वेश्चन तो काफ़ी क्लियर था। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम जो कि बोलता है कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके जितना भी तरह का फोर्स लग रहा है उसको रे डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, तो उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ये बहुत ही नेसेसरी स्टेप है बच्चों। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ जो जो फोर्स पर है वो सब अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस ब्लॉक को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के अनुसार उसका मास यहीं कहीं होगा। तो ग्रेविटी के अनुसार इस पर जो लगता है फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और वो होगा उसके वेट के बराबर, जो कि mg होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसी भी सरफेस के द्वारा अपने ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स होता है। ध्यान सुनो बच्चों, यह ऑब्जेक्ट इसको नीचे की ओर दबा रहा है तो यह इसको ऊपर की ओर दबाएगा, लेकिन ये हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है। ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल का फोर्स, राइट बच्चों। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है ये जानना जरूरी है, तभी डिसाइड हो पाएगा कि ये स्लिप होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हम लोग इसको कंपोनेंट में यानी दो भाग में बांटेंगे। तो अगर फिगर से देखो, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप खुद ही देख लो ना बच्चों, ध्यान से देखना, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। और मैंने क्या बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट का आप कंपोनेंट लेना चाहते हो तो जिस डायरेक्शन में एंगल बनेगा उस डायरेक्शन में वो कंपोनेंट यानी वो ऑब्जेक्ट इंटू कॉस थीटा होगा। तो ऑब्जेक्ट mg है तो इधर mg और कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाइन है तो इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, राइट। और फ्रिक्शन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उन दोनों सरफेस के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट होता है जो किसी भी तरह के मोशन का अपोज करता है। तो यह फोर्स इसको नीचे लाना चाहेगा तो
तो इन दोनों के बीच में लगता हुआ फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, चूंकि यह ब्लॉक नीचे नहीं आता है, इसका मतलब है ये रेस्ट में है, तो ये जो फ्रिक्शन होगा वह स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वह होता है म्यूअस एन, जहाँ एन नॉर्मल फोर्स होता है। चूंकि ये मूव नहीं कर रहा है नीचे, इसका मतलब है यह इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह mg sin थीटा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स म्यूएस एन है, राइट, बराबर mg sin थीटा। अब यहाँ पर से इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स है वो बैलेंस हो गया होगा mg cos थीटा से। इसका मतलब है ये नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा होगा। तो यहाँ पर से इसका वैल्यू बैठा देते हैं, तो म्यूएस mg cos थीटा बराबर mg sin थीटा। इस m और g को इससे काट दो, और म्यू एस बराबर tan थीटा हो जाएगा। cos थीटा को इधर ले आओगे तो थीटा जो हो जाएगा वो tan इनवर्स म्यूअस हो जाएगा। इस ढंग से क्या दिखा, जो मैक्सिमम एंगल होगा किसी भी इंक्लाइन प्लेन का, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा, वो सीधा सीधा tan इनवर्स म्यूएस हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तो एक क्वेश्चन था। ठीक इसी ढंग से हर जगह अलग अलग सिचुएशन में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, यानी यही जो रे डायग्राम के थ्रू जो फोर्स निकालें वो बताना पड़ता है, ताकि हम लोग डिसीजन ले सकें कि किस डायरेक्शन मूवमेंट होगा। डायग्राम के यूज को एक और एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक इज 0.2, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन को भी बिना एफबीडी के आप नहीं बना सकते हो। तो एफबीडी के अनुसार सबसे पहले सारा ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मानो, और जितने जगह फोर्स है वो उसमें लिखो। इससे पहले हम लोग टेंशन, एक शब्द है, टेंशन का फोर्स समझाते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग डिफरेंट पार्टिकल के द्वारा बना हुआ मानते हैं, और जैसे ही किसी एक एंड पर फोर्स लगाते हैं दूसरे एंड को फिक्स करके, तो जो रेसिस्टिव फोर्स डेवलप होता है उसी को टेंशन का फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर आप सपोज करो कि ये थ्रेड है और इंटरलॉकिंग है पार्टिकल बीच में, तो इस एंड पर जहाँ पर ये पेन है, जब फोर्स इधर की ओर पुल करेगा तो रेसिस्टिव फोर्स इसको इधर की ओर पुल करेगा, राइट। और ये प्रोसेस पार्टिकल बाय पार्टिकल मूव करता रहता है। जैसे आपने चेन देखा होगा, चेन में इस ढंग का इंटरलॉकिंग बना होता है, तो एक साइड में अगर पुल करोगे तो वो फोर्स थ्रू आउट चेन क्या होता है, मूव करता है। यानी टेंशन का सबसे अच्छा खासियत ये है कि एक एंड पर जो टेंशन क्रिएट होगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम टेंशन का फोर्स जनरेट होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग दो स्ट्रिंग है, तो एक में टेंशन T1 मानेंगे और दूसरे में T2 मानेंगे। क्योंकि ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए जितने मोशन यानी जितने डिस्टेंस से ये नीचे की ओर जाएगा उतना ही डिस्टेंस ये ऊपर की ओर जाएगा। इसका मतलब है यह सिस्टम बता रहा है कि अगर ये बॉडी मूव करता तो जो एक्सेशन इसका होगा इसका भी वही एक्सेशन होगा, क्योंकि इसके द्वारा भी असेंडेड डिस्टेंस सेम होगा जितना कि ये डिसेंडेड डिस्टेंस है। तो हम लोग एफबीडी का इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह माने तो इस पर जो लगता है फोर्स होगा mg, लेकिन m क्या है इसका 5 है और g एक्सेशन T2 की बेटी। इसके ऊपर लगने वाला टेंशन को अगर T2 मान लें तो इस ढंग से होगा। तो अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो लिखना पड़ेगा T2 माइनस 5g इक्वल्स टू 5a। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पर जो नीचे की ओर फोर्स लगने वाला है वो है 15g। इसके ऊपर जो टेंशन का फोर्स है T1 है, और इस बॉडी का मूवमेंट क्या हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। जैसे इसका ऊपर की ओर हो रहा था तो रिजल्टेंट फोर्स ये ज़्यादा था, यहाँ डाउनवर्ड हो रहा है, इसका मतलब F15g का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 15g माइनस T1 इक्वल्स टू 15 इंटू ए, जहाँ 15 मास है इसका इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इसका मूवमेंट देखो, जैसे ही ये ब्लॉक मूव करना चाहेगा तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगना चालू करेगा। यानी एक स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल महसूस होगा तो ये क्या करेगा, रेसिस्टिव फोर्स में इसको भी खींचेगा। क्योंकि ये स्ट्रिंग थ्रू आउट जुड़ा हुआ तो जो टेंशन एक बार क्रिएट हो गया उसी टेंशन से ये इसको पुल करेगा, तो इधर की ओर ये पुल करेगा इसको T1 से। और ठीक इस स्ट्रिंग में चूंकि T2 का फोर्स जनरेट हो गया है
और ये ब्लॉक इधर की ओर जा रहा है, यानी ये पार्ट इस स्ट्रिंग को इधर की ओर पुल कर रहा है, तो रेसिस्टिव फोर्स टेंशन इसको इधर की ओर पुल करेगा, जो टेंशन का नियम है। इस ढंग से हम क्या देखते हैं कि रिजल्टेंट मूवमेंट जो इसका हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ए एक्सेशन से। तो इसका अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो T1 और ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो T2 प्लस F इक्वल्स टू MA M इंटू ए, यानी FBD का काम हो गया। अब जो भी करना प्रॉपर कैलकुलेशन है, जो कि आप लोअर स्टैंडर्ड में भी करते रहे हो, तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन से इस पर वैल्यू पुटअप कर दो। तो T1 का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 15G माइनस 15A और T2 का वैल्यू हो जाएगा 5G प्लस 5A, और यहाँ पर से फ्रिक्शनल फोर्स जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू n हो जाएगा। राइट बच्चों, अब इसको और सॉल्व कर दो। 15G 15A 5G 5A माइनस म्यू के 0.2 है तो 0.2 दोगे, और नॉर्मल का फोर्स अगर यहाँ पर FBD बनाओ तो इस पर लगने वाला फोर्स है 5G नीचे की ओर, तो इसी के ऊपर जो नॉर्मल का फोर्स लगेगा ऊपर की ओर रहेगा, और वो क्या होगा, वो 5G के बराबर होगा। राइट, तो यहाँ पर से n के जगह पर हम लोग यहाँ पर 5G लिख देते हैं। ठीक है, अब सब g को एक जगह कर लो, तो यहाँ से देखो तो बच्चों ये 5G ये मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस जी माइनस 5G माइनस 6G और प्लस 5G, तो यहाँ हो जाएगा 9G। फिर यहाँ देखो ये 15 ये 5 उस साइड चला जाएगा तो इस 5 के साथ एडअप हो जाएगा 25A, यानी A का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9G डिवाइडेड बाय 25। राइट, अब इसी का वैल्यू को किसी में पुटअप कर दो तो T1 निकल जाएगा, तो T1 निकालना है तो T1 इक्वल्स टू हो जाएगा 15G माइनस 15A, 15G रहने दो और A का वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो तो 9G बाय 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद आप G का वैल्यू पुटअप कर दो 10, तो 9 इंटू 10 बाय 5 तो 150, तो यहाँ पर से 6 और 9, यानी ये T1 96 न्यूटन हो गया। ठीक इसी ढंग से अगर T2 निकालोगे तो T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5G 5A, 5 इंटू 10 5, A का वैल्यू है 9 बाय 25 और इंटू 10, तो 5 2 यानी 50 18 68 न्यूटन। इस ढंग से बन गया। इस ढंग से कोई भी क्वेश्चन रहे आप ध्यान से पहले FBD बनाओ, जितना फोर्स हो सकता है उसको रे डायग्राम के थ्रू दिखाओ, और फिर जो प्रॉपर काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा है वो रूल अप्लाई करो और उसको सॉल्व करो। आशा करता हूँ आपको FBD अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप आगे भी जो भी क्वेश्चन उसे बनाइए, और उसको बनाने के दौरान आपको लगता है कि कुछ परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों इस चैनल के साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के कुछ कंटेंट को डील करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।